Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. I am Advocate Riya and today we are going to cover a very important topic that is legal drafting, इसके मीनिंग और टाइप्स. मीनिंग वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा तभी आप इस वीडियो पे हो, और टाइप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप ड्राफ्टिंग का कोर मतलब बेसिक समझना चाहते हो तो आपको टाइप्स जानने जरूरी है. वैसे मैं ऑलरेडी अपनी एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने अलग अलग टाइप्स के ड्राफ्ट कवर किए हैं, तो वो प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपको ड्राफ्टिंग लर्न करनी है तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए, किस किस टाइप की ड्राफ्टिंग होती है, क्योंकि इन टाइप्स में अलग अलग फॉर्मेट आ जाते हैं ड्राफ्टिंग के. ठीक है, तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम. ठीक है, डेफिनेशन क्या है हमारा? लीगल ड्राफ्टिंग क्या होती है? प्रिपरेशन होती है लीगल डॉक्यूमेंट की. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टैट्यूट हो गया, प्लीडिंग हो गई, जैसे आपको कोर्ट में पेश करनी है, जिसमें आप पार्टीज के बारे में बताएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, फैक्ट्स बताएंगे, प्रेयर्स देंगे. ये सारी चीजें होती है. और ड्राफ्टिंग में जो इंग्लिश मतलब जो हमारी लीगल लैंग्वेज है वो इंग्लिश अलग होती है, और जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वो अलग होती है. आप कभी भी कोई भी ड्राफ्ट किया हुआ पेपर उठा के देख लेना, उसकी इंग्लिश जो होगी वो अलग होगी. होगी इंग्लिश ही, बट लीगल लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है. और जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा. ठीक है, सो इसमें हम पार्टीज के राइट्स, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें लिखते हैं ताकि हम जज तक अपनी बात को पहुंचा सके. उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं. और जितनी अच्छी आपकी, जब मैं गोल पे आ गई हूँ, ठीक है, मैं बता देती हूँ उधर. ठीक है, सो जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी. जज को भी क्लैरिटी पसंद है. जितनी जल्दी आप अपनी ड्राफ्टिंग के थ्रू अपने केस को जज तक पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे, उतना इजी हो जाएगा. ठीक है, इसका एम होता है कि फ्यूचर लिटिगेशन का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देती है बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पार्टीज, ठीक है, सारी पार्टीज अंडरस्टैंड करें एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड. क्या होता है ना, आपके लंबे लंबे केसेस चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप केस हार भी सकते हो. लेकिन आपकी ड्राफ्टिंग अगर क्लियर है, क्रिस्प है, तो वो चीज वहां पे एक आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज साबित होती है कि आपका लिटिगेशन पे पकड़ एक मजबूत हो जाती है, कि जज तक आपकी सारी बात क्लैरिटी से पहुंच गई, आप शुरू से क्लियर पेज पे चल रहे थे. ठीक है, नाउ टाइप्स पे आ जाते हैं हम. पहला टाइप है हमारा ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग, जो प्राइवेट लॉ के लिए होती है. इन सबको मैं अच्छे से कवर करूंगी, ऐसा मत सोचना अभी बस निकल रही हूँ. सेकेंड इज प्लीडिंग एंड लिटिगेटिंग ड्राफ्टिंग, कोर्ट रूम लॉ के अंदर यूज हो रही है. देन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, पब्लिक लॉ में यूज हो रही है. देन नेक्स्ट कॉर्पोरेट या फिर ऑपरेशनल ड्राफ्टिंग, इंटरनल लॉ के लिए यूज हो रही है ये. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. पहली पे आते हैं अब हम, ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग प्राइवेट लॉ के लिए. दिस टाइप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द डे टू डे इंटरेक्शन. ये टाइप ये इंश्योर करता है, ठीक है, कि लाइक दिस टाइप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना जो कि डे टू डे इंटरेक्शंस होती है ना पार्टीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में या बिजनेसेस के बीच में, जो डेली इंटरेक्शंस हो रही है, कि भाई रोज ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे या इतना इतना करेंगे, ये क्वांटिटी होगी एंड ब्ला ब्ला. तो ये सारी चीजों के लिए ये ड्राफ्ट बनता है, रोज की ट्रांजैक्शन के लिए. ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दीज आर अग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज दैट क्रिएट लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज. दो पार्टीज हैं, दो बिजनेसमैन है जो साथ में काम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा मान लो उनके बीच ट्रांजेक्शन है सामान लेन देन का, तो वो अपनी पहले से ही अपनी हर चीज को क्लैरिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी, ये क्वालिटी मुझे आप प्रोवाइड करोगे, देन आई विल प्रोवाइड यू इतना इतना सामान. या तो अगर उनका बार्टर होगा, अदरवाइज आई, बदले में मैं आपको इतना इतना अमाउंट पे करूंगा. और फिर सारी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी गिवन होगी, कि मैं सामान पहुंचने के बाद ही आपको अमाउंट पे करूंगा, या फिर पहली एडवांस पेमेंट 50% पहले कर चुका हूँ, बाद में सामान मिलने के बाद करूंगा, एंड ऑल. तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग में मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारी चीजें ड्राफ्ट की जाती है, लिखी जाती है प्रॉपर तरीके से. जैसे एग्जाम्पल है, सर्विस अग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होता है, लाइक यू कैन नॉट डिस्क्लोज दिस. ठीक है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है. ऐसे अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट्स है. ये अग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आ जाता है ये बता रही हूँ मैं आपको. देन कन्वेंसिंग, दिस इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना किस लिए? ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, या फिर अगर आपके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का तो वो ट्रांसफर करने के लिए. जैसे कि कोई डीड हो गई, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, या फिर कोई लीज हो गई जो पोजेशन को ट्रांसफर कर रही है, कि ओनरशिप हमारी है, पोजेशन आप समझ ही गए होंगे कि अभी आप कुछ टाइम के लिए आप इस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, लेकिन हम ही इसके मालिक हैं. नाउ स्टेट प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट राइट किए जाते हैं इसमें, टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अ पर्सन्स एसेट.
कि आपको किसी पर्सन के एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आफ्टर देयर लाइफ टाइम, लाइक सिर्फ कोई किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके जो एसेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप एक स्टेट प्लानिंग करेंगे, आप डॉक्यूमेंट बना के उसमें मैनेज करेंगे, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो चीज रिटर्न में रहे, फ्यूचर में कोई भी लड़ाई की पॉसिबिलिटी ना बचे। एग्जाम्पल है विल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है विल। विल में प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल थिंग्स, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बताया जाता है कौन इसका हकदार है। देन ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स हो गई, इनमें भी यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये देख लेते हैं हम। ट्रांजेक्शनल ड्राफ्ट का एग्जाम्पल है, सर्विस एग्रीमेंट का मैंने एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। सो दिस अग्रीमेंट इज मेड ऑन, तो ड्राफ्ट है, ओके, दिस इज अ ड्राफ्ट। यू हैव टू सी कि कैसे कैसे बनाना है आपको ड्राफ्ट। मैंने इसलिए इसमें स्पेशली हेडिंग्स डलवाई हैं टू मेक श्योर कि आप समझो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आना है, किस किस पॉइंट पे आप क्या क्या चीजें डाल रहे हो, ठीक है। दिस अग्रीमेंट इज मेड ऑन this 25th day of May 2025 between ABC Solution Private Limited, a company incorporated under this। ये आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दी, ये कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। और ये मिस रिया शर्मा हो गई, ठीक है, रिसाइडिंग ये यहाँ है, तो ये एक इंडिविजुअल है, कंपनी के बीच में एक सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो स्कोप ऑफ सर्विस क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अग्री करते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट राइटिंग फॉर लीगल ब्लॉग्स, ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड एनी रिलेटेड वर्क असाइंड बाय द कंपनी, जो कंपनी कोई भी रिलेटेड वर्क जो कंपनी से असाइन होगा, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ सर्विस हो गया। अब ड्यूरेशन क्या है, duration is this agreement shall be valid for a period of 6 months starting from 1st June 2025 to 30। तो आपने यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दी। मैं एक बात ऊपर जा रही हूँ पार्टीज के पास और फिर बता रही हूँ आपको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे द इंडिविजुअल पर्सन रिया है, और जो है वो किसको प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी को, ठीक है। जैसे रिया इस कंपनी के लिए काम कर रही है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें हैं, सर्विस अग्रीमेंट में सॉरी ये सारी चीजें हैं कि वो कब कब कैसे कैसे किस तरीके से काम करेगी। पेमेंट टर्म्स आ जाती है, अब आई एम नॉट गोना रीड, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स आ जाएंगी, द कंपनी शेल पे दिस 20,000 दिस, ठीक है, पेमेंट कितने कब होगी कैसे होगी ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि किस तरीके से इसको डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है, यानी कि आपको कितना इसको प्राइवेट रखना है इन चीजों को। द सर्विस प्रोवाइडर, अब आप किसी का काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई व्लॉग है, कोई कंटेंट है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रिलीज और यू कैन नॉट पुट इट एवरीवेयर। किसी का काम लॉन्च होने से पहले, रिलीज होने से पहले शांति में किया जाता है, उसके बाद एक टाइम आने पे ही वो पर्सन डिसाइड करता है जो उस काम का ओनर है कि इसे कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आप डिस्क्लोज ना करो। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आ जाती है, एज रिया इज वर्किंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिया उसकी हकदार है या रिया उसका राइट ले लेती है, रिया उनके लिए काम कर रही है, उनके कहने पे काम कर रही है, तो ये राइट्स वगैरह जो है उनके ओनरशिप का जो उनका बन जाएगा। देन टर्मिनेशन, अगर कोई भी पार्टी टर्मिनेट करना चाहती है तो उसकी क्या जो होंगी टर्म्स एंड कंडीशंस, कितने दिन पहले कर सकती है, कितना इन्फॉर्म करना है, कितने दिन बाद कर सकती है एंड ऑल। देन लॉ जो इसमें यूज हो रहा है इस अग्रीमेंट के लिए कि ये किस लॉ के थ्रू वैलिड है। देन jurisdiction एंड देन सिग्नेचर। सो दिस इज हाउ अ सर्विस एग्रीमेंट यू कैन ड्राफ्ट। आप ये देख लो अच्छे से, बहुत सॉर्टेड तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द सेम अग्रीमेंट, बस मैंने इसका वो हैंड रिटन था तो मैंने इसको जैसे टाइप करते हैं हम, जैसे डॉक्यूमेंट होता है, मैंने उस तरीके से इसे बना दिया था, ठीक है। तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड इज प्लीडिंग एंड लिटिगेशन ड्राफ्टिंग, जो कोर्ट रूम लॉ में यूज होती है। सो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले हम। दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड व्हेन अ लीगल डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी बिगन, जब एक लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है तब हम ये वाली ड्राफ्टिंग करते हैं, तब हम ये वाले डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं, यूज किया जाता है इन्हें, ठीक है। एंड दे आर रिटन टू सपोर्ट वन साइड ऑफ अ केस, यानी कि पहले प्लेन ड्राफ्ट होता है, ऐसा मान के चल लो आप कि एक साइड, केस का एक साइड है उसको सपोर्ट करने के लिए इसे ड्राफ्ट करते हैं हम, जैसे एक ही पार्टी को, ठीक है। सो द मेन एम इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स लॉ एंड आर्ग्यूमेंट्स
तो फैक्ट को, लॉ को और आर्ग्यूमेंट्स को हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। हमारा मेन एम होता है कोर्ट के सामने जज को कन्विंस करने के लिए, और हम अपने क्लाइंट के फेवर में डिसीजन को लेने के लिए इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें बेस्ट ट्राई करते हैं, बहुत क्लैरिटी से ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। नाउ द की डॉक्यूमेंट्स इन प्लीडिंग एंड लिटिगेशन ड्राफ्टिंग, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्लीडिंग। दीज आर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये प्लीडिंग पहले डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइल किए जाते हैं एक लॉ सूट के टाइम पे। दे आउटलाइन द बेसिक फैक्ट ऑफ केस, जो फैक्ट बेसिक फैक्ट होता है ना केस का, उसको आउटलाइन करते हैं ये। जैसे कंप्लेन हो गई, और फिर आंसर हो गया डिफेंडेंट साइड, यानी आप कह सकते हैं प्लेंट, देन रिटन स्टेटमेंट। सो लॉ सूट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्लेंट आता है, कंप्लेंट आती है जो स्टेट करती है कि सुइंग हुम, किसको हम स्यू कर रहे हैं, क्यों स्यू कर रहे हैं हम, और फॉर व्हाट रियली नो, और हमारी प्रेयर्स क्या है, हमारी रिलीफ क्या है, हम क्या चाहते हैं इस केस से। देन कंटेन, इसमें फैक्ट्स कंटेन होते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम ये केस, क्या हुआ था, ग्राउंड्स की हम इस ग्राउंड्स पे कर रहे हैं, और लॉ हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। लीगल बेसिस ऑफ द क्लेम, तो ये सारी चीजें हम अपने उसमें ड्राफ्टिंग में डाल देते हैं। और फिर आंसर में जो जो आरोप टाइप मान लो आप लगाए जाते हैं, वो पर्सन पॉइंट वाइज उन्हें मना करता है, रिस्पॉन्स फाइल किया जाता है, ठीक है। या तो एडमिट करता है या डिनाई करता है, मोस्टली तो डिनाई ही करते हैं वरना केस हार नहीं जाएंगे। और एक्सप्लेन द एलिगेशन, या फिर जो एलिगेशन है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है टाइप। सो मे रेज लीगल डिफेंसेस, ठीक है। सो ये हो गए दो टाइप के हमारे प्लीडिंग में आ जाते हैं हमारी, ठीक है। देन कम्स हमारा मोशंस। दीज आर फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट आस्किंग द जज टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन इन द केस। तो ये रिक्वेस्ट होती है जो जज को बोली जाती है कि आप ये स्पेसिफिक एक्शन इस केस में लो। जैसे कि मोशन फॉर समरी जजमेंट, कि आप समरी जजमेंट कीजिए इसमें, या फिर डिसमिस कर दीजिए, या फिर इंजंक्शन पास कर दीजिए, या फिर कोई लाइक डिस्कवरी के लिए जैसे कंपेल कर दीजिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मोशन की आप एक स्पेसिफिक जजमेंट पास कीजिए, हम ये वाला जजमेंट इस केस में चाहते हैं, यही जजमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अलग से एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट लिखोगे जज को। ईच मोशन मस्ट स्टेट फैक्ट्स, हर मोशन पे फैक्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, कि इसके लीगल ग्राउंड्स डालने पड़ते हैं, और रिलीफ जो आप चाहते हैं वो डालनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसकी होती है। नाउ ब्रीफ क्या होता है, इसी के अंदर ब्रीफ आ जाता है। दीज आर इन डेप्थ रिटन आर्ग्यूमेंट, जैसे जो आर्ग्यूमेंट्स होती है उसको, मतलब आप कहते हैं ना आपको ब्रीफ क्या है पूछते भी है, तो आर्ग्यूमेंट्स दी जाती है, रिटन आर्ग्यूमेंट्स होती है जो पार्टीज फाइल करती है कोर्ट के सामने, ठीक है। स्टेट ऑफ फैक्ट्स, इशू इन्वॉल्व, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें इसमें होती है। लीगल आर्ग्यूमेंट्स विद साइटेशंस ऑफ केसेस, आप अपने पीछे के जो केसेस होते हैं ना उनको भी आप रख सकते हो, प्रेसिडेंट्स को भी आप रख सकते हो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपका केस वहां पे काफी हद तक स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा ब्रीफ हो गया। सो हम एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। प्लीडिंग एंड लिटिगेटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर क्या आता है, हमारा प्लीडिंग आ गया, मोशन टाइप आ गया, और एक ब्रीफ आ गया जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें पर्पस क्या है हमारा, टू क्लियरली प्रेजेंट योर क्लाइंट केस, अपने क्लाइंट के केस को क्लियरली प्रेजेंट करना, एंड टू सपोर्ट इट विद फैक्ट्स एंड लॉ, फैक्ट एंड लॉ के साथ सपोर्ट करना, टू परसुएट द जज टू पास एन ऑर्डर इन योर क्लाइंट्स फेवर, और ऑफ कोर्स जज को आप पूरी तरीके से कन्विंस करेंगे अपनी ड्राफ्टिंग के थ्रू, अपनी प्लीडिंग के थ्रू, कि वो आपके फेवर में ही ऑर्डर पास करें, ठीक है। बहुत क्विक अगर आप रिमेंबर रखना याद रखना चाहते हैं तो प्लीडिंग टेल द स्टोरी, मोशन आज द एक्शन। एक मिनट, या प्लीडिंग जो है स्टोरी बताता है कि क्या क्या हुआ केस में, मोशन जो है वो सीधा एक्शन लेने को बोलता है, जज से रिक्वेस्ट करता है कि आप यही वाला एक्शन लीजिए। और जो ब्रीफ होता है वो आर्ग्यू द लॉ, वो लॉ के साथ आर्ग्यू करता है कि भाई ये लॉ कहता है और हमारे साथ भी यही ये हुआ है, तो लॉ के अनुसार ये होना चाहिए। नाउ प्लीडिंग एंड लिटिगेशन ड्राफ्टिंग एग्जांपल है प्लेंट, ठीक है। प्लेंट कहाँ समझाया था मैंने आपको, यहाँ पे जो कंप्लेन थी ना इसे प्लेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आ गए हम प्लेंट पे, और ये मैं अपनी ड्राफ्टिंग वाली प्लेलिस्ट में कवर कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, फिर फैक्ट है केस के, फिर कॉज ऑफ एक्शन है कि क्या इशू आया था, और फिर जुरिस्डिक्शन है कि हम इस कोर्ट के सामने इस केस को क्यों लेकर आए, और इसी कोर्ट के सामने आना चाहिए था ये केस इस वजह से, क्योंकि ये केस ऐसे ऐसे होता है। देन लिमिटेशंस आ जाती है, देन रिलीफ जो आपको चाहिए आपकी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए सूट से, इसलिए मैंने सूट किया है, वैल्यूएशन और एंड कोर्ट फी आ जाता है आपका, देन प्रेयर्स आ जाती है, ठीक है। वेरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ये ड्राफ्ट कंप्लीट करती हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्लेंट इज द फर्स्ट प्लीडिंग फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले जब कंप्लेन लिखा हुआ था
पहली प्लीडिंग जो होती है वो प्लेंट होती है, प्लेंट के रिस्पॉन्स में जो डिफेंडेंट फाइल करता है वो रिटन स्टेटमेंट होता है। ये इसमें नहीं लिखा तो मैं आपको बता रही हूँ। इट कंटेन्स, प्लेंट जो है वो क्या कंटेन करता है, फैक्ट ऑफ द केसेस, कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन, रिलीफ सॉट, वैल्यूएशन एंड कोर्ट फी। इट सेट्स द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर केस। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, ठीक है। नोट, प्लीडिंग मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड इन द करेक्ट लीगल फॉर्मेट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आप, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम मूविंग फर्दर। नाउ कम्स द थर्ड वन, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, जो पब्लिक लॉ में यूज होता है। इसका मीनिंग समझ लेते हैं एकदम। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज द स्पेशलाइज्ड आर्ट ऑफ राइटिंग लॉज दैट अप्लाई टू द एंटायर पब्लिक। ये ड्राफ्टिंग किस टाइप की ड्राफ्टिंग होती है, इसे स्पेशलाइज तरीके से हम ना लाइक लॉज लिखते हैं जो कि पूरी पब्लिक पे फॉलो करना पड़ता है, उन पे अप्लाई होता है। सो इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ क्लैरिटी। यस, आप पब्लिकली इस चीज को लेके जा रहे हो तो पब्लिक को समझ भी आना चाहिए, तो उनको बहुत हाई लेवल की क्लैरिटी चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे, लोग ये ना सोचे ये नहीं लिखा था, ये तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड टू इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, यानी कि एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप उसी तरीके से उस फॉर्मेट में ही रखो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, तो अलग अलग, पहले मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ क्या क्या टाइप है। स्टैट्यूज एंड बिल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, वो भी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में आता है। देन रेगुलेशंस भी आती हैं, ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं, ठीक है। सो ये तीन टाइप्स होते हैं। अब नाउ स्टैट्यूज एंड बिल की बात करें तो प्राइमरी लॉज रिटन बाय, जो इंपॉर्टेंट लॉज है जो रिटन बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज, जो पार्लियामेंट लिखती है, sorry, the primary laws written by the legislative bodies like parliament or the legislature, they create rights, duties, offenses and procedures for the entire public, ठीक है। सो ये ऑफ कोर्स आपको पता है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है तो वो भी लॉ लिखती होंगी ऑफ कोर्स, तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ लिखना होता है, उसका भी एक टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग होता है जिसे हम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बोलते हैं। सो एक एग्जांपल है द भारतीय न्याय संहिता, ड्राफ्ट किया गया था ऑफ कोर्स। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, द कंपनीज एक्ट 2013, ये लॉज निकाले गए थे तो इन्हें ड्राफ्ट किया गया था, और क्लैरिटी के साथ कि लोग इसको अलग मतलब ना समझे या लूप होल्स ना निकाले। देन रेगुलेशंस पे आ जाते हैं हम। रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ अ स्टैट्यूट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एक स्टैट्यूट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दे डील विद द डिटेल एंड प्रोसीजर्स, जैसे कि अब एक लॉ निकल आया तो अब उसकी पूरी डिटेल और उसका प्रोसीजर कि उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, करवाया जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है रेगुलेशन में। जैसे इनकम टैक्स रूल आ गया 1962, हाउ इट इज गोइंग टू लाइक, लोग कैसे फॉलो करेंगे इसे। कंपनीज का आ गया अकाउंट्स रूल 2014, या फिर मोटर व्हीकल रूल आ गया 1989, तो इसे फॉलो करवाया जाता है, तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है इसमें। देन आता है हमारा ऑर्डिनेंस, लोकल लॉज में बी मेड बाय म्युनिसिपैलिटीज, सिटी काउंसिल्स और पंचायत्स टू एड्रेस लोकल इश्यूज, दे हैव लिमिटेड टेरिटोरियल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसमें लोकल लॉज की इसके अंदर लोकल लॉज की बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय लॉज एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, बाय लॉज। तो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंस में आ जाती है हमारी। एग्जाम टिप एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिमेंबर द थ्री मेन टाइप्स, स्टैट्यूट्स एंड बिल्स, regulation and ordinance, statutes and bill made by legislature, regulation made by the government agency and ordinance made by the local authorities, ठीक है। तो ये किस किस ने बनाया, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। नीचे आ जाते हैं हम पर्पस पे। टू डिक्लेयर द लॉ, पर्पस क्या है, लॉ को डिक्लेयर करना, पब्लिकली निकाल देना, रेगुलेट करना बिहेवियर, कैसे उसका प्रोसीजर होगा। देन द प्रोवाइड रेमेडीज एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, सर्टिनिटी होनी चाहिए, यानी प्रोविजन शुड बी डेफिनेट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, टर्म्स एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते रहने चाहिए, प्रिविटी होनी चाहिए, यानी अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड किए जाए, कंफ्यूजन ना हो, जर्नलिटी होनी चाहिए, लॉ शुड बी जर्नल एप्लीकेशन एंड नॉन कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, किसी दूसरे लॉ के साथ क्लैश ना हो, कि किसी लॉ में लिखा है हाँ तो दूसरे लॉ आपने जो निकाल दिया उसमें लिखा है ना, अब वो दोनों लॉज क्लैश हो रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूज, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैट्यूट या फिर बिल। प्रियम्बल होता है सबसे पहले, तो किस तरीके से बनाया जाता है, कोई बिल पास किया जाता है उसका क्या ड्राफ्टिंग होता है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रियम्बल।
ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, या प्रियम्बल, देन डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है उसमें, देन इनएक्टिंग प्रोविजन, राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, देन प्रोसीजर प्रोविजन आ जाता है उसमें, इम्प्लीमेंटेशन एंड अथॉरिटीज, देन पेनल्टीज आ जाती है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज और ऑफ वायलेशन होगी कि अगर कोई वायलेट करता है बिल को यानी इस लॉ को, कोई नहीं समझ पाता है, तो रिपेल एंड सेविंग आ जाता है ट्रांजिशन एंड प्रोविजन का। ठीक है, सो फिर आ जाता है हमारा, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो मैंने इसमें बनवाया है, तो एक बार आप ये देख सकते हो जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है नीचे अभी टेबल, वो यही वही टेबल यहाँ पे भी है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये बहुत सिंपल है और आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे वो टेबल नीचे फटाफट फटाफट डिस्कस कर दिया था, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आके इसे अच्छे से समझ लो। आई एम मूविंग फर्दर। ओके, द लास्ट वन, कॉर्पोरेट या फिर ऑपरेशनल ड्राफ्टिंग इंटरनल लॉ में आ जाता है। दीज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट दी ऑपरेशन सिस्टम, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ऑपरेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि फर्स्ट इज आर्टिकल्स एंड इनकॉर्पोरेशन, द डॉक्यूमेंट्स दैट लीगली क्रिएट अ कॉर्पोरेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लीगली एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करते हैं। जब आप एक कॉर्पोरेशन कंपनी कुछ भी सेटअप करते हैं, नेम तक लेते हैं, आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिन्हें ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने के लिए लीगली कुछ डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया जाता है, ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स है उनका स्ट्रक्चर का, कि पहले आप नेम करेंगे, नेम द स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, स्टेट द लोकेशन of registered office, then object clause, state the main object for which the company is incorporated, then liability clause, define the liability of members, then capital clause, authorize share capital and division into shares, then association clause, declare the intention of subscribers to form a company। तो सारी चीजें जिन जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स हो गई, जो जो ऑथराइज्ड है शेयर के लिए, कितना डिविजन ऑफ शेयर्स है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग लिखी जाती है। कंपनी किस इंटेंशन से फॉर्म हो रही है, क्यों हो रही है, एवरीथिंग इज रिटन। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करा जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि सबकी अलग अलग होती है, जो हर कंपनी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज होता है, जो कुछ चीजें होती है जो चेंज करनी होती है, सिर्फ वो चेंज होती है। Now, second is bylaws. The internal rule of how a company holds meeting, ये किस तरीके की ड्राफ्टिंग हो गई, इंटरनल रूल्स होते हैं कि कंपनी मीटिंग कैसे होल्ड करेगी, क्योंकि कंपनी के अंदर भी जैसे इतने सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सब होते हैं, तो किस तरीके से कौन सी चीज काम करेगी, सब एक पर्सन तो डिसाइड नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। इट इज नॉट अ स्मॉल शॉप कि एक ही पर्सन डिसाइड करेगा कौन सा सामान आना है, कौन सा सामान नहीं आना। सो कंपनी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको हर चीज को लिखा जाता है, इसलिए ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए कंपनी के खुद के पर्सनल एडवोकेट्स होते हैं। सो द इंटरनल रूल्स ऑफ हाउ अ कंपनी होल्ड्स मीटिंग, या फिर डायरेक्टर्स इलेक्ट करना या फिर मैनेज करना सारे अफेयर्स को, कौन से काम चीजें कैसे काम करेगी, कौन से डिवीजन पे काम करेगी। जैसे एग्जाम्पल है मीटिंग ऑफ मेंबर्स या फिर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, नोटिस एंड क्योरम्स, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, dividends या फिर amendments of bylaws. So bylaws ensure smooth functioning and avoids conflict in management. So ये सारी चीजें bylaw का काम है, which is very important. It is basically internal part. आप ऐसा मान लो कि articles और incorporation is external part, जब बन रही है कंपनी, कॉर्पोरेशन बन रहा है, and bylaw is the internal part, बनने के बाद क्या क्या। देन हमारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट आ जाता है, ये पीछे क्यों रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ अ कंपनी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओनर ऑफ अ कंपनी के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं शेयर होल्डर्स और उनके बीच। जैसे एग्जाम्पल है शेयर होल्डिंग एंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको ये बनाना बहुत जरूरी होता है, शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द शेयर होल्डर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिविडेंड पॉलिसी हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हो गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो गया, एग्जिट स्ट्रैटेजी हो गई कि कैसे एग्जिट किया जाएगा, यानी बाय और सेल कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो एक शेयर होल्डर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, जो साइन करना होता है, और कंपनी और उसके बीच एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड रहे ओनर और शेयर होल्डर के बीच, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर डिस्प्यूट एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को भी कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। दे आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, तो उनको भी फायदे मिलने चाहिए, सब चीजें रिटर्न होती है तो उनको भी एक ट्रस्ट रहता है। ठीक है,
सो इसके की पॉइंट्स क्या है? दीज डॉक्यूमेंट्स आर इंटरनल बट लीगली बाइंडिंग, दे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग, एसेंशियल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंसेस। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। नाउ हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे काम करते हैं ये? आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो क्रिएट करती है कंपनी एंड डिफाइंस इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये बाहर एक्सटर्नल के लिए मान लो कि कंपनी का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही यही क्रिएट कर रही है। बाय लॉ जो है वो अंडर जो भी अंदर की कंपनीज की नहीं होती, प्रोवाइड डिटेल रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। देन शेयर होल्डर्स क्या है? रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड प्रोटेक्ट्स देयर राइट। सो टुगेदर दे फॉर्म ए लीगल एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंपनी। तो ये सारे ही ड्राफ्ट जरूरी होते हैं और ये सारे ड्राफ्ट आ जाते हैं लीगल कह लो, मतलब कि एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के अंडर आ जाते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट या फिर ऑपरेशनल ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो एक कंपनी के तरीके से अलग टाइप की ड्राफ्टिंग होती है ये, जिसका एग्जाम्पल आ चुका है आपके सामने। जस्ट ऑलराइट, सो नाउ समरी टेबल टाइप्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग था पहले, फिर लिटिगेशन था, फिर लेजिस्लेटिव था, फिर कॉर्पोरेट था। ट्रांजैक्शनल का मेन गोल था प्रिवेंट डिस्प्यूट्स बिफोर दे अराइज, ठीक है। और क्लाइंट एंड बिजनेस पार्टनर्स जिसमें हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स, एनडीए, सर्विस एग्रीमेंट्स या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज की जाती है। लिटिगेशन में विन केस, डिफेंड अ पोजीशन इन अ कोर्ट, जज एंड ऑपोजिशन काउंसिल होते थे, प्लेन या फिर रिटन स्टेटमेंट या एप्लीकेशन या रिटन सबमिशन, ये सब के लिए लिटिगेशन यूज किया जाता है। देन लेजिस्लेटिव में क्या था? गवर्न सोसाइटी बाय क्रिएटिंग रूल्स एंड लॉज, द पब्लिक एंड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए था बिल्स, एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस। देन कॉर्पोरेट में क्या? ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस इफेक्टिवली, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के लिए होता था ये। आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाय लॉ, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ों के लिए ड्राफ्टिंग यूज की जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।